गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने मथुरा कला शैली के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे अमरावती शैली। ये जितनी भी शैलियाँ हैं, चाहे वो गांधार कला शैली हो, मथुरा कला शैली हो या अमरावती शैली हो, ये जो सभी शैलियाँ हैं ये शिल्प कला यानी मूर्ति कला, शिल्प कला, बहुत सारे आप देखते होंगे भवनों पर भिन्न भिन्न तरह का डिजाइन बना होता है। कई मंदिरों में भिन्न भिन्न तरह की मूर्तियाँ और उसका एक अलग अलग डिजाइन बनता है। इन सब चीज़ों को शिल्प कला कहते हैं। और जितनी कला शैली है वो अलग अलग कला शैली आपको दिखाई देगी। जैसे आप दक्षिण भारत के मंदिरों में देखिएगा तो मंदिरों का ऊंचाई बहुत होती है और उसका एक अलग तरह का डिजाइन बना होता है। उसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ या बहुत तरह की कलाकृति नज़र होती है। उत्तर भारत में आइए तो उसके मंदिरों का डिजाइन अलग होता है। पूर्व में आ जाइए तो उसके मंदिरों का डिजाइन अलग होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। भवन बनाने के तरीके अलग हो जाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ अलग हो जाते हैं, उत्तर भारत में कुछ भवन बनाने के तरीके, ये सभी चीज़ें ये शिल्प कला के अंतर्गत आती हैं। पूर्व में पहले ये जो कलाएं थी ये मूर्ति कला और भवनों तक ही सीमित थी, खासकर मंदिरों वगैरह तक ही सीमित थी। पर धीरे धीरे ये भवनों के रूप में भी इसका रूप लेने लगा और ये कई जगह भवनों में भी इन कलाओं का उपयोग होने लगा। तो आज हम लोग देखते हैं अमरावती शैली के बारे में। कुषाण कालीन मथुरा एवं गांधार शैली से पृथक दक्षिण भारत में एक पृथक अमरावती शैली का विकास हुआ। यानी चूँकि मथुरा हो वो उत्तर भारत के क्षेत्र में आता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। गांधार कला शैली पश्चिम में था, उस अफ़गानिस्तान में है। और अमरावती वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जो अभी पश्चिम भारत कहलाता है वर्तमान में, परंतु उस समय दक्षिण भारत कहलाता था, दक्षिण भारत के दक्षिण हिस्से में स्थित था। यानी उस समय चूँकि भारत इतना विशाल क्षेत्र था कि अमरावती जो है वो दक्षिण महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वो दक्षिण कहलाता था। महाराष्ट्र, तमिल, मद्रास, कर्नाटक ये लगभग एक ही माने जाते थे। तो अमरावती शैली का विकास जो हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ। और ये शैली जो थी ये द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहानों पर विकसित हुई। यानी इस शैली का विकास जो हुआ वो कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित मुहानों पर विकसित हुआ। अमरावती शैली भरहुत, गया, सांची तथा बाद में गुप्त और पल्लव को जोड़ने वाली कड़ी है। यानी इस शैली ने दो साम्राज्यों के समय को भी जोड़ा है और कई भरहुत, गया, सांची और के जगहों को भी इसने जोड़ा है अपने साथ में। गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी, यानी गुप्त काल में भी जो कला शैली विकसित हुई और पल्लवों के काल में जो कला शैली विकसित हुई, ये अमरावती शैली उन दोनों कला शैलियों को जोड़ने में कामयाब हुई, सफल हुई। इस कला की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें बौद्ध प्रतिमाओं के साथ साथ स्त्री पुरुषों की मूर्तियों की प्रधानता थी। मतलब इसमें इसके पूर्व की कला शैलियों में ज़्यादातर मूर्तियों के और उसमें भी बौद्ध की मूर्ति या देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रधानता थी, परंतु इस कला शैली में स्त्री पुरुषों की मूर्तियों की भी प्रधानता रही। यानी इसमें सिर्फ बौद्ध या देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बनी, उनके अलावे स्त्री पुरुषों की जो सामान्य स्त्री पुरुष हैं उनकी भी मूर्तियां को प्रधानता दी गई। भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न मुद्राओं में इनकी मूर्तियां बनाई गई। यहाँ के कलाकारों का आदर्श था कला को कला के लिए, यानी जो कला है हमारे अंदर उसको हम कला के लिए न्योछावर कर देंगे, कला के लिए हम समर्पित कर देंगे। तो ये वहाँ के कलाकारों का आदर्श था, जिसके कारण अपने मूर्ति वहाँ उस समय की जो अमरावती शैली की जो मूर्तियाँ थी वो अपने हाव भाव, शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से अपने समकालीन यानी उस समय के समय में उपस्थित जितनी भी कला शैलियों थी उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई। क्योंकि
उन मूर्तियों को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर, शारीरिक सौंदर्य को देखकर वो मतलब एकदम सजीव प्रतीत होती थी। लगता है उसमें जान है और वो तुरंत बोल उठेंगी। इस तरह के जो हम लोग कहते हैं कभी कभी कि ये मूर्ति इतनी ऐसी लग रही है कि अगर इसमें जान है तो अभी तुरंत बोल उठेगी। इस तरह की चीज़ें, इतना सौंदर्य उसमें दिखाई देता था कि वो मतलब सब अपने समकालीन सभी कला शैलियों में वो श्रेष्ठ मानी गई। स्त्री सौंदर्य भाव, मुद्रा आदि मथुरा शैली से भी श्रेष्ठ है। यानी स्त्री सौंदर्य भाव और मुद्रा शैली तो मथुरा शैली से भी श्रेष्ठ मानी गई। जो मथुरा शैली जिसे अपने समय का सबसे श्रेष्ठ माना गया, उससे भी श्रेष्ठ अमरावती शैली को माना गया है। मूर्तियां आकार के दृष्टि से भी विशाल थीं। मूर्तियों में वैराग्य एवं भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया। यानी मूर्तियां सिर्फ सौंदर्य को नहीं दिखाती थी, कई मूर्तियां में वैराग्य और भक्ति को भी दिखाया गया है और उनको भी बहुत अच्छी तरह से अंकित किया गया, बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। इस शैली की एक और प्रमुख विशेषता थी, इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अभी तक गांधार कला शैली हो या मथुरा कला शैली हो, इसमें संगमरमर पत्थर और वो भी सफ़ेद का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया था, जिससे मूर्तियों की सुंदरता और अच्छी हो गई और सुंदर हो गई। अमरावती कला की में पशुओं और पुष्पों का अभूतपूर्व चयन हुआ है। इस कला शैली की एक अपनी विशेषता यह है कि यह शैली अपने देश की मिट्टी में उत्पन्न हुई, विकसित हुई और कलाकारों ने समाज और धर्म से प्रेरणा ली। मतलब इस अमरावती शैली के सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि यह स्वदेशी थी, पूर्णतः स्वदेशी थी, देश में विकसित हुई, देश में ही इसका जन्म हुआ, देश की मिट्टी इसमें उत्पन्न हुई, देश में इसका जन्म हुआ, विकास हुआ। और कलाकारों ने इस कला शैली के कलाकारों ने समाज से, उस समय समाज की जो स्थिति थी, समाज से और अपने धर्म से प्रेरणा ली और इस कला को सर्वश्रेष्ठ बनाया। अपने समकालीन सभी कला शैलियों में इसे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाया। ये अमरावती शैली थी। तो आज हम लोगों ने देखा अमरावती शैली के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।